बंगाल में आज दूसरे दौर का मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक बंगाल में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर 80% वोटिंग हो चुकी थी और सबकी नजरें आज दिन भर नंदीग्राम पर लगी रहीं, क्योंकि नंदीग्राम वो सीट है जहां से वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मैदान में है। वो पूरे दिन बूथों पर जा करके जायजा लेती रहीं। इसी बीच जब बोयाल बूथ पर पहुंची तो वहां पर हंगामा शुरू हो गया। बूथ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और दोनों पक्ष नारेबाजी करने लगे। इस दौरान बूथ से ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल को फोन किया और शिकायत की कि स्थानीय लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुरेश का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन ऐसा खराब इलेक्शन और नाटंकी ड्रामा पॉलिटिकल जमी खिंचक रहा है। मतदान प्रभावित नहीं होगा क्या ऐसी जगह में अगर मुख्यमंत्री पूरा इलीगल काम की 2 घंटा वोट रोक के इतना सिक्योरिटी लेकर उधर और इतना सब गुंडा को लेकर जो ड्रामाबाजी किया, सीधा सीधा एमसीसी के खिलाफ है। अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग द्वारी। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने ममता बनर्जी को भी सुना, हमने प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना, लेकिन जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को इतने समय तक एक पोलिंग बूथ में रखा गया, हमने देखा कि किस तरह से सुरक्षा वहां पर आई। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं और इसका कितना असर आप देखते हैं इस चुनाव पर होगा? पोलिंग बूथ पर रखा गया ये बात मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि जब ममता बनर्जी वहां पर आई थी तो ये जरूर है कि एक भीड़, जो नाराज भीड़ पोलिंग बूथ से दूसरी तरफ थी, लेकिन अगर क्या इसका आशय ऐसा जा रहा है कि किसी ने उनको बंधक बनाया गया है, तो मैं बिल्कुल ममता बनर्जी के पास ही खड़ा था। वहां से न वो सिर्फ बड़े अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को फटकार रही थी, बल्कि आखिर में जब उनका मन हुआ, ये मेरे बिल्कुल सामने का वाकया है कि उन्होंने कहा कि अब मैं जा रही हूँ और वो वहां से चली गई। तो इसमें उनको इतनी देर रखा गया, ये वाला जो आशय कहीं से निकल कर अगर आ रहा है तो मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि मैं वहीं पर बिल्कुल ममता बनर्जी के साथ में सामने ही मौजूद था। हाँ, जहाँ तक आप ये सवाल कह रहे हैं कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, तो स्पष्ट तौर पर जो ध्रुवीकरण है अब सामने दिखने लगा है, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने की भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही है, वो उद्वेलित हो रही है। दूसरी तरफ की जो भीड़ है वो ममता बनर्जी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। हिंदू कह रहे हैं कि मुसलमानों का यहाँ वोट नहीं है, मुसलमान कह रहे हैं कि उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है। फिर शुभेंदु अधिकारी की उसी बूथ पर एंट्री होती है, एंट्री के बाद वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं और वो जो चेहरों की भाव भंगिमाएं हैं वहां के जो वोटर हैं, उससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो डिवीजन है, जो ध्रुवीकरण है, वो बहुत साफ है। तो ये अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी नंदीग्राम से बता रहे थे कि किस तरीके से चुनाव में ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। तो रुख करते हैं पश्चिम बंगाल से उस खबर की ओर जिससे देश का फायदा होना है, कोरोना की वैक्सीन की। कोरोना की वैक्सीन का आज तीसरा चरण शुरू हो गया। 45 पार के सभी लोगों को आज से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उनको वैक्सीन दी जा रही है। और हम देख रहे हैं सुबह से लगातार लोग सरकारी अस्पतालों में, हम इस समय आरएमएल के सामने खड़े हैं और आरएमएल में सुबह से ही जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे दिन तो भीड़ रही और जो 45 साल की उम्र के लोग हैं उनकी देश भर में संख्या 34 करोड़ बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों से यह भी कहा है कि जिन जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं वहां 100% टीका लगाया जाए।
आज बड़ी संख्या में 45 से ऊपर के लोग टीका लेने टीकाकरण केंद्रों में पहुंचे थे। अब सब वैक्सीन को लगाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना देयर इज नो वे अहेड। बिना वैक्सीन के आगे कोई तरीका नहीं। This is the only way forward, I think. And it is very safe, and everyone should do that, I think. And आज हमारी एलिजिबिलिटी है, so we've come. आप रजिस्ट्रेशन करा के आए थे? अब नहीं सर, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा। वॉक इन आए थे आप? जी जी। तो आप इंतजार कर रहे थे कब 45 साल के लोगों को? हाँ। जी जी सर, इसके वेट कर रहे थे सर, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये वैक्सीन लग के सर। तो कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, जरूरी है। तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो फिर आज इंतजार कर रहे थे कब 45 साल के ऊपर का हो, तो आज पहले दिन ही आप वैक्सीनेशन लिया? हाँ। उत्साह तो है लोगों में कि हमें सारे लोग वैक्सीनेट अपने हो जाएं, सबको उत्साह है। तो सब लोग अपने आप ही हमें कॉल करके बताते हैं कि प्लीज़ RW हमारी मदद करिए, तो उनकी मदद हम लोग करते हैं। पहले व्यवस्था हम लोगों ने अब तक जो की थी वो व्यवस्था ये थी कि आप फोरनून में और आफ्टरनून में आप करा सकते हैं। आप बता दें कि हम सवेरे जाएंगे या शाम को जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होगा तो हम लोग ये व्यवस्था करने जा रहे हैं, अभी की नहीं है। 1-2 दिन में देखेंगे इसका क्या ज़रूरत है कि नहीं है, कि जहाँ जहाँ ज़्यादा वैक्सीनेशन होता है संख्या में, वहाँ 2-2 घंटे के अंतराल पर हम स्लॉट देंगे। तो वहीं अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर देश में सबसे ज़्यादा कोविड के मामले आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो वैक्सीन सिटी है पुणे, वो महाराष्ट्र में नंबर 1 पर है। यहाँ से ही सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में पुणे में 8,553 नए मामले सामने आए हैं और 31 लोगों की मौत हुई है। या राज्य के 21% जो मामले हैं वो पुणे से ही आ रहे हैं और देश के 11.82% मामले पुणे से हैं। मंगलवार की अगर बात करें तो मंगलवार को पुणे में 6,282 नए मामले आए थे और 45 की मौत हुई थी, यानी बुधवार को 8,553 और मंगलवार को 6,282। दिल्ली में इस तरह के मामले 11 नवंबर को आए थे, 8,593 मामले। पुणे में वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की तैयारी अब की जा रही है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अगले 3 से 4 दिनों में 318 से 600 सेंटर बनाने की योजना है। पुणे में अब तक 7.68 लाख लोगों को टीका लगाया गया है और साथ ही महाराष्ट्र के नंदुरबार में अब 15 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो हमारे सहयोगी सोहित बता रहे थे किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि आशंका हो गई है कि मुंबई में भी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और जिसके चलते तमाम प्रवासी मजदूर अब वापस अपने गांव लौटने लगे हैं। हमारी सहयोगी पूर्वा धारावी की एक गारमेंट फैक्ट्री पहुंची, जहां पर 7 जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने गांव वापस चले गए हैं। देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अब वापस से ऐसी खबरें आ रही है कि शायद कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो ये लॉकडाउन सुन के ही जो पिछले 1 साल में जो भी मजदूर थे जैसे अपने अपने गांव चले गए थे, अब मुंबई में भी जो छोटे कारीगर जो काम कर रहे हैं, अब ये लॉकडाउन की खबरें सुनते ही वो भी मुंबई से अब वापस से गांव की ओर चलने लगे हैं। फ़िलहाल हम मौजूद है धारावी में, मुंबई की सबसे बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, धारावी में हम मौजूद है और ये एक गारमेंट फैक्ट्री है और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मशीनें तो काफ़ी लगी हुई है लेकिन कारीगर काफ़ी कम है। तो इसकी क्या वजह है और कहाँ है ये सब लोग? सर आप हमें बताएं, आप इस फैक्ट्री के ओनर हैं। मशीनें दिख रही है लेकिन लोग नहीं दिख रहे हैं। लोग जो है सब गांव चले गए इसी कोरोना के डर से कि लॉकडाउन हो जाएगा, फिर हमें रुकना पड़ेगा। 12 मशीनों में मेरे पास अभी 5 कारीगर हैं और 7 लोग चले गए हैं। और आपने रोका नहीं उनको? हमने उनको रोका कि मत जाओ, अभी और 15 दिन देख लेते, 20 दिन देख लेते, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं पिछले साल जैसा फिर वही होएगा। पहले भी बोले 1 हफ्ता होगा, फिर 15 दिन हुआ, फिर महीना हुआ। हम रुकने वाले नहीं हैं। ये जो 5 बच्चे हैं इनको हम रोक के रखें, लेकिन ये भी टिकट निकाल रहे हैं कि हमें भी गाँव जाना है। तो काफ़ी लोग परेशान हैं, पिछले साल की जो भी यादें हैं वो दोबारा से ताज़ी हो रही है और दोबारा उनको एक ही जगह पे फंसना नहीं है करके एक करके सब लोग जा रहे हैं। आप हमें बताएं कि क्या आपने भी टिकट निकाली है? मैम संडे के दिन का टिकट है अपना, संडे के दिन टिकट निकलवाना है, फिर निकल जाना है ऐसे। क्यों जा रहे हैं लेकिन? क्या होगा मैम, जब काम नहीं चलेगा, लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा? सर आप हमें बताएं कि निकलना क्यों है? क्योंकि जी मैडम डर लगा हुआ है। पिछली बार 1 दिन का अलॉटमेंट हुआ था,
फिर 1 साल तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम यहाँ फंस जाएंगे तो यहाँ कौन देखेगा? मेरे बच्चे वहाँ घर से भी फ़ोन आते हैं कि आ जाओ, पिछली बार तो ना हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे मैडम? पिछली बार फंसे थे आप? जी पिछली बार तो फंसे हुए थे, अब फिर फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? सौरभ, दरअसल महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एक नया एसओपी की उम्मीद की जा रही है जो 1 या 2 अप्रैल को आने वाली है, जिसमें और सख्ती लाई जाएगी। आज इसी को लेकर मुंबई की जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उनसे मैंने बात की। उनका कहना है कि उनके मुताबिक मॉल्स और मंदिरों को इस नए एसओपी में बंद किया जाएगा। हालांकि अब तक ये जो नया एसओपी है ये जारी नहीं किया गया है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मॉल, मंदिर ये सब बंद हो जाएगा शायद, जो जैसे कहा जा रहा है। शादी या अंत यात्रा निकलते उसमें 20, शादी में 50, उसके ऊपर लोग नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट डे दुकानें खुली जाएगी, भीड़ भी नहीं होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी। बाकी रेलवे या कर्मचारी वो भी एसेंशियल सर्विस वाले ही आएंगे बाहर। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक में बेड नहीं मिलने के चलते धरना देने वाले एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। 38 वर्षीय ये कोरोना जो मरीज थे वो कल ऑक्सीजन मास्क में नासिक महानगर पालिका के सामने धरना दे रहे थे। करीबन 1 घंटे के धरने के बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए म्युनिसिपल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रात 12 बजे के करीब उनका ऑक्सीजन लेवल 40% के करीब चला गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब पुलिस और नगर निगम इस बात की जांच कर रहे हैं कि मरीज को धरना देने के लिए किसने उकसाया। तो सोहित बता रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पूर्वा जुड़ गई हैं। पूर्वा, ये खबर काफ़ी चौंका देने वाली है। कोरोना के 1 साल हो गए, लेकिन फिर भी अस्पताल तैयार नहीं है, सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रही है। जरा इस घटना के बारे में बताइए, और अब क्या कुछ कर रहा है प्रशासन नागपुर का? जी बिल्कुल, ये काफ़ी दर्दनाक ऐसी कहानी है, ये काफ़ी चौंका देने वाली ऐसी कहानी है जो नासिक से सामने आ रही है। लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि पिछले 1 महीना 1.5 महीने से जो कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आ रहे हैं। तो जो पहले पिछला जो पीक था जो सितंबर अक्टूबर के करीब, उससे भी काफ़ी दोगुने मामले सामने आ रहे हैं। तो ये मुंबई, नासिक, औरंगाबाद या नागपुर, ऐसे अलग अलग ये जो जिले हैं वहाँ से काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। तो सारी कहानी यही बयां करती है कि कैसे कोविड के बेड की जो स्थिति है, अभी सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो इमरजेंसी बैठक बुलाई थी पिछले रविवार को, तब उन्होंने यही निर्देश दिए थे कि आगे जाके जो ऑक्सीजन बेड्स हो या वेंटिलेटर बेड हो, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है और उनकी संख्या बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है। अभी उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये जो नासिक वाली जो कहानी है, उनके अगर परिवार वालों की माने तो परिवार वालों का ये कहना है कि काफ़ी उन्होंने अलग अलग अस्पतालों को कॉल किए, लेकिन कहीं पे भी कोविड बेड नहीं मिला, और इसीलिए ये उन्होंने एक ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के साथ ये धरना दिया था, ये प्रोटेस्ट किया था। ये लेकिन बहुत ही दर्द भरी बात है कि उनको अपने प्राण देने पड़े। उनको उनका जो कल रात को 1 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो यही कहानियाँ हर जगह से आ रही है कि कैसे लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे। तो फोकस अभी इसी पे सरकार को करना ज़रूरी है कि कैसे इन बेड की संख्या बढ़ाई जाए और कैसे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की भी जो सप्लाई है वो भी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूर्वा। जिस तरह से जो बुनियादी ढांचे हैं उसे सुधारने की ज़रूरत है। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे। कोरोना के महामारी के खतरे के बीच आज से अगर बात की जाए तो हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत की गई है, और इसी के चलते जो उत्तराखंड की सरकार है उन्होंने सख्ती भी लागू कर दी है। आपको बता दें कि हरिद्वार आने के लिए अब RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी, और जो लोग टेस्ट कराना नहीं चाहते हैं उन्हें वापस लौटाया जा रहा है।
तो आज के लिए देश प्रदेश में इतना ही। मुंबई से सोहित मिश्रा के साथ, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NDTV इंडिया पर।